नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या ढह जाएगा ममता बनर्जी का पूरा किला? खबर है कि टीएमसी के 20 सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं और ममता के खिलाफ भी दर्ज करा दी गई है एक और पुलिस शिकायत। उधर डिजिटल जनगणना में फर्जी आंकड़े भरने के दबाव पर द हिंदू ने बड़ा खुलासा किया है और राहुल गांधी के इमरजेंसी और आर्थिक सुनामी वाले दावे पर बीजेपी ने भी बेहद तीखा पलटवार किया है। देश और दुनिया की इन सभी बड़ी खबरों को बुलेटिन में जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। भाजपा के संपर्क में ममता के 20 सांसद, टीएमसी टूटने की कगार पर। ममता के खिलाफ पुलिस में गंभीर शिकायत दर्ज, बयानों को बताया देश के लिए खतरा। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार का पूरा सिस्टम कर रहा बगावत, गिरेगी सरकार। बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ट्रंप ने माना नेतन्याहू को कहा था पागल, नेतन्याहू बोले परिवार में होता रहता है। अब शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी में और टूट की खबर से। बंगाल विधानसभा में 60 विधायकों की बगावत के बाद अब संसद में भी टीएमसी के 20 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं, जिससे ममता बनर्जी की पूरी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट आ रही है कि ये सांसद बहुत जल्द पाला बदलकर ममता बनर्जी को दिल्ली में एक और बड़ा झटका दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर टीएमसी के पास कुल 41 सांसद हैं। अगर इन सांसदों ने पाला बदला तो संसद और विपक्ष दोनों में ममता बनर्जी का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। बंगाल विधानसभा में 60 विधायकों ने बागी होकर पहले ही ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नया नेता चुन लिया है। विधानसभा स्पीकर ने भी ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है। इस बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सामने महाराष्ट्र की तरह अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक और पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। कोलकाता हाईकोर्ट की एक महिला वकील ने सिलीगुड़ी साइबर थाने में ये मामला दर्ज कराया है। वकील का आरोप है कि ममता बनर्जी के बयानों से देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को बड़ा खतरा है। उन्होंने अपनी शिकायत में ममता बनर्जी के हालिया बयानों का पूरा ब्यौरा दिया। आरोप है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और सेना जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाए। यही नहीं, उन्होंने भारत सरकार की छवि को दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश की। आरोप है कि कोलकाता में 2 जून को हुई एक रैली में ममता बनर्जी ने एक बेहद गंभीर दावा किया था। उन्होंने भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश में हुई एक राजनीतिक हत्या से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें गृह मंत्रालय की कुछ बेहद गोपनीय बातचीत की जानकारी है। इसी बयान को आधार बनाकर अब वकील ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दिल्ली में आदिवासी कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का पूरा सरकारी सिस्टम अब अंदर से टूट रहा है। जनता के भारी दबाव के कारण पूरा तंत्र सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है। राहुल के मुताबिक चुनाव आयोग और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसर उन्हें खुद खबर भेज रहे हैं। अब उन्हें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह, उनके परिवार, मंत्रियों और अजीत डोभाल सबकी जानकारी मिल रही है। राहुल ने देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश में भयंकर महंगाई बढ़ने वाली है। इस आर्थिक संकट और जनता के गुस्से से खुद चुनाव आयोग भी डरा हुआ है। राहुल ने आशंका जताई कि हालात काबू करने के लिए सरकार इमरजेंसी भी लगा सकती है। उनके मुताबिक अब सरकार का नियंत्रण खत्म हो रहा है और ये बात खुद मोदी जी को भी पता है। राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी वाले बयान पर बीजेपी ने भी बहुत करारा पलटवार किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी देश में सिर्फ डर का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ईरान युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है। देश के पास इस समय दुनिया के किसी भी संकट से निपटने का पूरा इंतजाम है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापारिक रिकॉर्ड लगातार नए आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में महंगाई भी रिजर्व बैंक के तय किए गए दायरे के भीतर है। सरकार ने संकट से निपटने के लिए कई तरह के बड़े और मजबूत कदम उठाए हैं। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाकर आम जनता को महंगाई से राहत दी गई है। कंपनियों और एयरलाइंस को डूबने से बचाने के लिए भी सरकार भारी आर्थिक मदद दे रही है। अमित मालवीय ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के समय देश का खजाना खाली हो रहा था। उस वक्त डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 36% तक नीचे गिर गया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झूठ फैलाने वाला जो बात है वो बंद करना चाहिए, क्योंकि आज की सरकार पूरी तरह तैयार है। कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कुर्सी संभालते ही एक बड़ा बयान दे दिया। हरिप्रसाद ने नेताओं से कहा जिन्हें सत्ता और पद चाहिए वो मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास जाएं।
लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो मेरे पास हैं। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान का कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों को मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। 71 साल के हरिप्रसाद को बुधवार को ही कर्नाटक कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। वो राज्य के कद्दावर पिछड़े वर्ग के नेता हैं और उन्होंने DK शिवकुमार की जगह ली है। नीट धांधली की खबरों से परेशान होकर 18 साल की आकांक्षा ने नागपुर में खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के मऊगंज की आकांक्षा चतुर्वेदी नागपुर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परीक्षा देने के बाद आकांक्षा बहुत खुश थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके 650 से ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबरें आई, आकांक्षा गहरे सदमे में चली गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, गुमसुम रहने लगी। आखिरकार मानसिक तनाव के कारण उन्होंने नागपुर के एक कमरे में आत्महत्या कर ली। आकांक्षा के पिता एक छोटे किसान हैं और उन्होंने बेटी को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया। पिता खुद नागपुर में रसोइये का काम करके कोचिंग की फीस भर रहे थे। आकांक्षा के जाने के बाद कमरे से एक भावुक सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने लिखा कि मम्मी पापा, मुझे अब दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं। पेपर लीक और धांधली की खबरों ने एक होनहार छात्रा के डॉक्टर बनने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पूरा परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नीट छात्रा आकांक्षा की खुदकुशी पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। उसके किसान पिता ने कर्ज लेकर उसे नागपुर में कोचिंग कराई। पिता ने बेटी का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से आकांक्षा पूरी तरह टूट गई। इसी अनिश्चितता के बीच आकांक्षा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। राहुल गांधी ने कहा, यह खुदकुशी नहीं बल्कि एक भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अभी तक कुर्सी पर बने रहने पर सवाल उठाए। राहुल के मुताबिक सरकार फिर से वही कमेटी और जांच का नाटक कर रही है, जहां युवाओं को ना तो कोई सुधार मिल रहा है और ना न्याय। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, आपकी नीतियां पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। राहुल ने कहा कि मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है, लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह हद तक बर्बाद कर दिया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, इसके लिए आपको जो सपोर्ट है वो भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप करें। तो अब बुलेटिन में आगे देखते हैं। देश की पहली डिजिटल जनगणना में डेटा बदलने का खेल। मुस्तफा खामनी बोले, अमेरिका इजराइल को करारी शिकस्त का झटका। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग, 5 मरीजों की मौत। और खराब फॉर्म के चलते T20 टीम की कप्तानी से हटेंगे सूर्य कुमार यादव। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल जनगणना के दौरान सरकारी दावों की पोल खुल गई है। पत्रकार विजयता ने लिखा है कि जमीन पर सर्वे करने वाले कर्मचारियों पर अब अफसरों का भारी दबाव है। अफसरों द्वारा कर्मचारियों को जबरन झूठे आंकड़े भरने के लिए कहा जा रहा है। शौचालय और बिजली न होने पर भी कागजों में हाँ लिखवाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ सरकार की कमियों को छिपाना और दावों को सच साबित करना है। दरअसल सर्वे में कई परिवारों के पास शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इन गांवों को पहले ही पूरी तरह सुविधा युक्त दिखाया जा चुका है। अब इस अंतर को छुपाने के लिए सीनियर अफसर डेटा में सुधार करने का दबाव बना रहे हैं। राजस्थान के जनगणना निदेशक ने बाकायदा पत्र लिखकर आंकड़ों को जमीनी हकीकत से मिलाने को कहा। सर्वे करने वाले शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयां किया। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें टीन की छत को कंक्रीट की छत लिखने को कहा गया। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि ऐसी कोई जानकारी ना भरें जिससे सरकार की छवि खराब हो। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया है। इस बार मानसून अपनी सामान्य तारीख से 3 दिन की देरी से आया है। वहीं मौसम विभाग के लगाए गए अनुमान से ये 4 दिन पीछे चल रहा है। साल 2015 के बाद ये पहली बार है जब मौसम विभाग का सटीक अनुमान गलत साबित हुआ। इससे पहले पिछले 10 सालों से मानसून को लेकर मौसम विभाग के अनुमान बिल्कुल सही बैठ रहे थे। हालांकि देर से ही सही, लेकिन तट पर पहुंचते ही मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में स्थितियां और अनुकूल होने वाली हैं। मानसून बहुत जल्द अरब सागर के बाकी हिस्सों, पूरे गोवा और महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में भी मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में आज तड़के एक अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़े अलग अलग बताए भी जा रहे हैं। शहर के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसाद अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह हादसा हुआ। सुबह करीब 4 बजे आईसीयू में अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी। उस समय आईसीयू वार्ड के अंदर 13 मरीज गंभीर हालत में भर्ती थे। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह 15 लोगों को बाहर निकाला। बाकी बचे मरीजों को तुरंत पास के दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली मालवीय नगर होटल अग्निकांड में कथित तौर पर होटल के सह मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लवकेश का कहना है कि यह होटल कोई और चला रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस इमारत में आग लगी वहां नियमों से कहीं ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे। यही नहीं, इमारत को सिर्फ बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड B&B के रूप में मंजूरी मिली थी, लेकिन वहां पीजी और गेस्ट हाउस की तरह भी संचालन किया जा रहा था। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी 24 कमरे बुकिंग के लिए उपलब्ध बताए जा रहे थे। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार इमारत में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 5 मंजिलें थी। इन खुलासों से साफ है कि B&B के लाइसेंस पर पूरा एक होटल चलाया जा रहा था। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा अली खामनी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल को करारी शिकस्त मिली। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब शांति वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं दिखाई दे रही। लगातार धमकियों और हिंसा के कारण दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता बंद है। इस तनातनी की वजह से दुनिया के लिए सबसे जरूरी समुद्री मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मार्ग भी बंद है। इस रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। इस बीच अमेरिकी संसद के निचले सदन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध रोकने का यानी कि जो प्रस्ताव था वो भी पास कर दिया है। संसद का मानना है कि ट्रंप को बिना मंजूरी के युद्ध जारी रखने का कोई हक नहीं। इसके बावजूद ईरान अपनी कड़ी शर्तों पर अड़ा हुआ है, जिससे समझौता मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब भी उम्मीद है कि इस वीकेंड तक बात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर सनकी कह दिया। ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने की बात मानी है। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी माना, उन्होंने कहा कि अभी कभी कभी जैसे अच्छे परिवारों में होता है, हमारे बीच ऐसे नीतिगत मतभेद हो जाते हैं। हम हमेशा इन्हें सुलझाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम सुबह किसी बात पर असहमत हो सकते हैं और दोपहर तक हम मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी से परेशान थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि मेरी वजह से तुम जेल जाने से बचे हो। ट्रंप का मानना है कि इन हमलों की वजह से दुनिया में हर कोई इजराइल से नफरत करने लगा है। अमेरिका उस समय ईरान के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता तलाश रहा था। ईरान ने शर्त रखी कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा वो समझौता नहीं करेगा। हालांकि इस विवाद के बाद नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप हमेशा इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त रहे। अमेरिका की कोशिशों के बाद इजराइल और लेबनान आखिरकार सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगी है। नए नियम के मुताबिक हिजबुल्लाह को दक्षिणी लितानी इलाके में पूरी तरह हटना होगा। हालांकि इस शांति समझौते के बीच ही ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इस भीषण हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के बाद कुवैत एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को बंद करना पड़ा। हालांकि ईरान की सेना का दावा है कि उसने एयरपोर्ट पर कोई हमला नहीं किया। ईरान ने इस तबाही के लिए अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी सेना ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया। हालांकि इजराइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम की वजह से गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय T20 क्रिकेट टीम में बहुत जल्द कप्तान बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के पद से हटाया जा सकता है। हाल ही में खत्म हुए IPL में सूर्य कुमार का बल्ला पूरी तरह शांत रहा। उन्होंने 13 मैचों में महज 20 की औसत से सिर्फ 270 रन बनाए। हालांकि सूर्य की कप्तानी में भारत ने इसी साल T20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन बोर्ड अब भविष्य को देखते हुए नए और युवा कप्तान पर दांव लगाना चाहता है। नए कप्तान की इस रेस में श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन सबसे आगे चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर के पास IPL में कप्तानी करने का एक लंबा और शानदार अनुभव है। वहीं संजू सैमसन को टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का पसंदीदा खिलाड़ी माना जा रहा है। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच इस बड़े बदलाव को लेकर पूरी सहमति बन चुकी है।
शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। रात 8 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.